तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीबॉडी टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय डीडी सर। और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक का नाम रहेगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है और जो फोर्स का फॉर्मूला जो आता है, एक्सप्रेशन आता है, वो होता है 1/4 Q1 Q2 by r²। ठीक है, अब हमें वही फॉर्मूला डिराइव करना है, लेकिन करना कौन सी फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो वेक्टर फॉर्म में करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स बताया जाएगा वेक्टर्स का, जो आपने क्लास 11th में पढ़ रखा होगा। अगर आपको ये बेसिक्स आता होगा वेक्टर का जो यहाँ पर यूज होगा, तो ही आप ये डेरिवेशन अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो पहला जो मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, बेसिक्स ऑफ वेक्टर, जो आपको आना चाहिए, वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा क्लास 11th में। बेटा होता है ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आपको ये लॉ नहीं आता तो पहले आपको ये लॉ समझना पड़ेगा, तब जाके ही आप कोई भी डेरिवेशन अगर वेक्टर फॉर्म में होती है उसको समझ पाओगे। तो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, मान लीजिए मेरे पास ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है मेरे पास बी वेक्टर, और ये दोनों वेक्टर हमने क्या करा बेटा? सेम ऑर्डर में लगाए हैं। सेम ऑर्डर का मतलब जब एक वेक्टर का हेड कनेक्ट होता है दूसरे वेक्टर के टेल से, जैसे ए वेक्टर का हेड है एरो और बी वेक्टर का ये टेल है, ये आपस में क्या होते हैं बेटा? कनेक्ट होते हैं, तो ये होता है सेम ऑर्डर। तो इनका रिजल्टेंट, दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट दिया जाएगा वो एक तीसरे वेक्टर से दिया जाएगा। दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट दिया जाएगा एक तीसरे वेक्टर से दिया जाएगा। तो ये आपका वो तीसरा वेक्टर है, और इस वेक्टर को हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये था आपका ट्रायंगल्स लॉ। ट्रायंगल्स लॉ के स्टेटमेंट, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। अब देखो रिजल्टेंट क्या है? ऑपोजिट ऑर्डर में है। रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका जो टेल है वो इसके टेल से है, और इसका जो हेड है वो दूसरे वेक्टर के हेड से। तो ये है आपका ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पर जब आपको रिजल्टेंट आता है, वो आता है रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये है आपका ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की जो रिजल्टेंट होता है वो एनालिटिकली किसके इक्वल होता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो एक तो आपको इस कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में कोई भी डेरिवेशन। दूसरा कॉन्सेप्ट जो इस यहाँ पर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में यूज होगा बेटा, वो ये होगा कि देखो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एक वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है बेटा जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और जिसके पास डायरेक्शन भी हो। यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, और तीसरी कंडीशन भी होती है बेटा, it must obeys vector laws of addition. It must obeys vector laws of addition. तो ये तीन कंडीशन होती हैं। तो बेसिकली तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज डायरेक्शन, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में क्यों कर रहे हैं कूलम्स लॉ को? क्योंकि कूलम्स लॉ में हम डिराइव करते हैं फोर्स, और फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम यहाँ पर कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं। और लॉज ऑफ एडिशन आपको पता है, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन क्या होता है बेटा? आपके पास जैसे एक ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, ऐसे ही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, जिसका रिजल्टेंट भी सेम होता है। अब यहाँ पर जो आपको बताया गया है कि एक वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं। वेक्टर के पास दो चीजें क्या होती हैं? एक मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हम हमेशा यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्शन के लिए हमेशा यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। आपने तीन यूनिट वेक्टर्स पढ़ रखे होंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप। ये तीन यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं आपको एक वेक्टर को, कंप्लीट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, मान लो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, मान लो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके पास दो चीजें होंगी। उसका मैग्नीट्यूड होगा
और क्या होगी उसके पास, उसकी डायरेक्शन। दो चीजें। फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर क्वांटिटी है ए वेक्टर, तो इस ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं इस तरीके से, ए वेक्टर को अगर मैं मोड में लिखता हूं, अगर मैं किसी भी वेक्टर को मोड में लिखता हूं तो इसका मतलब है कि मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन के लिए, अब ये तो हमारे पास एक कंप्लीट वेक्टर क्वांटिटी होगी, मैग्नीट्यूड हो गया, रह गई क्या बेटा इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर्स। तो मैं यहाँ पर यूनिट वेक्टर यूज करता हूँ ए कैप, यानी कि वही डायरेक्शन होगी जो डायरेक्शन हम वेक्टर क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये चीज मैं कह रहा हूँ कि ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी वेक्टर जो होता है, ये क्या है आपके पास, एक कंप्लीट वेक्टर। ये क्या बेटा, कंप्लीट वेक्टर। कंप्लीट वेक्टर कब होता है, जब क्या होता है उसके पास मैग्नीट्यूड होता है। तो ये मैग्नीट्यूड हम हमेशा मोड में रिप्रेजेंट करते हैं। ए कैप क्या बता रहा है, उसका डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी वेक्टर लेते हैं, अगर मैं दूसरा वेक्टर लेता हूं, मान लो यहाँ पर ये है वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर को कैसे लिखूंगा, ये वेलोसिटी वेक्टर है, कंप्लीट वेक्टर है, तो ये किसके इक्वल होगा, इसका मैग्नीट्यूड रहेगा मोड में, और क्या लग जाएगा इसका कैप। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन कंप्लीटली स्पेसिफाई अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैं यहां से ए कैप की वैल्यू मांगता हूं, ए कैप की जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये चीज आपको यूज करनी पड़ेगी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। पहली चीज ये यूज होगी, और दूसरी चीज जो यूज होगी वेक्टर फॉर्म में कोई भी डेरिवेशन आती है आगे, तो ये दो चीजें आपको पता होगी। तो अगर आपको ये दो चीजें अच्छे से पता है तो आप कोई भी डेरिवेशन इजीली कर सकते हो। तो पहली चीज है ट्रायंगल्स लॉ, इनका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दूसरा कि कोई भी कंप्लीट वेक्टर जो होता है उसके पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इन दो चीजों का यूज आपको करना होगा, तब जाके आप वेक्टर फॉर्म में कर पाओगे। तो करते हैं अपनी डेरिवेशन स्टार्ट यहाँ से। तो टॉपिक का नाम रहेगा बेटा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में लेने के लिए सबसे पहले आपको दो पॉइंट चार्जेस लेने होंगे, कूलम्स लॉ है तो मैं दो पॉइंट चार्जेस ले लेता हूँ यहाँ पर। और अब की बार जो दो पॉइंट चार्जेस होंगे वो हम किसी प्लेन में लेंगे, एक्स वाई प्लेन में लेंगे। तो मैं एक एक्स वाई प्लेन कंसिडर करता हूँ, ये मेरे पास एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मेरे पास वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैं यहाँ पर दो पॉइंट चार्जेस ले लेता हूँ बेटा। एक पॉइंट चार्ज ये है जिसको मैं Q1 बोल दूंगा, और एक दूसरा पॉइंट चार्ज है जिसको मैं Q2 बोल दूंगा। और इसको मैंने मान लिया एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो सबसे पहले आई हैव कंसिडर्ड टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इन एक्स वाई प्लेन, और ये रहेगा बेटा ओरिजिन, ये आप सबको पता है। अब मेरे को इनका पोजीशन रिप्रेजेंट करना है। पोजीशन के लिए हम लेते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ये जो आपका पहला वेक्टर है, सॉरी पहला चार्ज है, ये कितने डिस्टेंस पे है, r1 वेक्टर डिस्टेंस पे, और इसको मैं क्या मान लूंगा, r2 वेक्टर। तो मैं इनको किस तरीके से लिखता हूँ वो समझिएगा। तो ये मान लीजिए यहाँ पर कौन सा चार्ज था, Q1, और ये मान लीजिए यहाँ पे कौन सा चार्ज था, Q2। तो दो वेक्टर है। इसका पोजीशन वेक्टर मैंने क्या मान लिया, r1 वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमेशा कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिजिन से। और दूसरे जो वेक्टर, दूसरा जो आपके पास चार्ज है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या मान लिया, r2 वेक्टर। सिंपल सी बात है। अब ये दोनों चार्ज आपस में क्या करेंगे बेटा, फोर्स एक्सर्ट करेंगे। आपस में क्या एक्सर्ट करेंगे, फोर्स। और आपको पिछले वीडियो में बताया था सिर्फ एक चार्ज दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है, इन रिटर्न दूसरा चार्ज भी पहले के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो मान लेते हैं ये Q1 है, ये Q2 है। Q1 वाले वेक्टर ने Q2 के ऊपर क्या लगाई, फोर्स। और फोर्स किस तरीके से लगती है आपको बताया गया था, सेंटर टू सेंटर। तो पहले मैं इन दोनों का सेंटर टू सेंटर इस तरीके से जोड़ देता हूं। तो अब जो यहाँ पर फोर्स लगेगी, दो फोर्स लगेंगी। अब 1 वाला 2 चार्ज पर इस तरीके से फोर्स लगाएगा, ठीक है बेटा, इस तरीके से फोर्स लगाएगा। और इस फोर्स का नाम क्या होगा बेटा, इस फोर्स का नाम होगा F21 वेक्टर। गॉट इट, F21 वेक्टर, ठीक है बेटा। और यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा आपको, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर F21 केस के लिए
ये 1 ने इस पे 2 पे इस तरफ फोर्स लगाई है, तो यहां से ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरीके से, गॉट इट। तो ये आपके पास आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैंने लिख दिया आर वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या लिख दिया, आर वेक्टर। तो अगर मैं इस डायग्राम को बाहर निकालूं इस तरीके से, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डायग्राम किस तरीके से है। एक वेक्टर ये है r1 वेक्टर, एक वेक्टर ये है r2 वेक्टर, और एक वेक्टर ये है r वेक्टर, जिसको हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास आ गया r1 वेक्टर, ये आपके पास आ गया r2 वेक्टर, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया r वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और इस तरफ है आपकी F21। अगर मैं F12 की बात करूं, अभी अगर मैं कौन सी फोर्स की बात करूं बेटा, F21 की बात, F21 की हो गई F12। अब ये वाला चार्ज Q2 चार्ज भी Q1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन। Q2 चार्ज Q1 को क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और इस फोर्स का नाम क्या होगा बेटा, ये 2 ने लगाई है 1 पर, तो 1 2, यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ और तरीके से एक्ट करेगा। यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, देखो अब यहां पर इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हम नाम रख लेते हैं। देखो ये 1 से 2 की तरफ है, तो इसका नाम हो गया r12 वेक्टर। ठीक है, 1 से 2 की तरफ, स्टार्ट कहां से हुआ 1 से, खत्म कहां हुआ 2 पर, तो इसका नाम क्या हो गया r12 वेक्टर। अगर मेरे को यहीं पर रिप्रेजेंट करना है F12 के लिए, तो F12 के लिए कैसे होगा, 2 से 1 की तरफ, तो मैं यहां पर रिप्रेजेंट, अगर मेरे को यहीं पर रिप्रेजेंट करना है तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। ये वाला जो ग्रीन मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ये कौन से के लिए है बेटा, ये वेक्टर ग्रीन वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये F12 के लिए है। तो F12 जो फोर्स है वो इस तरफ है और इस तरफ, यानी कि 2 से 1 की तरफ, तो ये वेक्टर होगा r21 वेक्टर। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आपके पास 2 फोर्स है, दिख रहा है आपको 2 फोर्सेस है। अगर मैं बात करूं F21 की, तो उसका मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q2 ड्यू टू Q1, इसका मतलब ये है। और अगर मैं बात करूं F12 वेक्टर, उसका मतलब क्या रहेगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q1 ड्यू टू Q2। तो अगर मैं बारी बारी दोनों को क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं, तो आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा बेटा F21 को, F21 वाली फोर्स ये है F21 वाली फोर्स। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा लोगे, r12 लोगे या r21 लोगे। F21 इस तरफ है, इस तरफ फोर्स किसने लगाई, 1 ने लगाई 2 के ऊपर, या 2 पर लगी 1 के द्वारा इस तरफ, तो आपके पास ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूज हो। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं F21 वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं, तो ऊपर वेक्टर लगा। वेक्टर क्वांटिटीज के पास 2 चीजें होती हैं, कौन कौन सा, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो फोर्स कितनी लगती है कूलम्स लॉ में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं K लिख देता हूं, K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है बेटा, अब यहाँ पर Q1 और Q2 में r12 भी है, r21 भी है। अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना है, r12 लोगे r21। F21 इस तरीके से है, इस तरीके से है, तो 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ, तो क्या लोगे, r12 वेक्टर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका मैग्नीट्यूड। क्या आ गया बेटा, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। साथ में क्या लिखने बेटा, इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए क्या लिखोगे, r12 कैप। ठीक है बेटा, r12 कैप। डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी, फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, r12 कैप। अब आपके पास चीजें रुक जाएंगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब आपको r12 की वैल्यू चाहिए। अब r12 की वैल्यू आप यहां से निकालोगे, जो हमने बाहर निकाला था, ये r1 वेक्टर है, ये r2 है, और ये r12। ठीक है, अब यहां पे आप देखो ट्रायंगल लॉ लगाओ।
यहाँ पे क्या लगाएंगे हम बेटा, ट्राइंगल्स लो। ये काम आप रफ में भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल शो लगाऊं तो आपको पहले दो साइड ढूंढनी पड़ेंगी ट्राइंगल की, जहां पर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में। आप ध्यान से देखो सेम ऑर्डर में कौन सा वेक्टर है, एक ये वाला वेक्टर और एक ये वाला वेक्टर, ये दोनों सेम ऑर्डर में है। तो सेम ऑर्डर में है तो इनका रिजल्टेंट क्या हुआ, R2। तो मैं यहाँ पर ट्राइंगल शो लगाता हूँ तो आएगा R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। सिंपल, जो भी आपको ट्राइंगल शो समझाया। मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए बेटा, R12 वेक्टर की। किसकी वैल्यू चाहिए, R12 वेक्टर की। तो R12 वेक्टर की यहाँ से अगर मैं वैल्यू पूछता हूँ तो R12 वेक्टर आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी, R12 वेक्टर। अब मेरे को एक वैल्यू और चाहिए किसकी, R12 कैप की। किसकी वैल्यू चाहिए, R12 कैप की। आपको पता है अगर कोई एक वेक्टर है, कंप्लीट वेक्टर है, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, उसका मैग्नीट्यूड मोड में और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर। तो ये आ गया वेक्टर फॉर्म में। हम किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, कंप्लीट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। यहाँ से मेरे को वैल्यू चाहिए किसकी बेटा, R12 कैप की। तो ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में, तो ये आएगा R12 वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर। तो ये वैल्यूज आ गई R12 कैप की। तो मेरे पास दो वैल्यूज आई हैं, R12 कैप की और R12 वेक्टर की। दोनों मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा F21 का, वो कैसे आएगा, K का मतलब है 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2। ठीक है बेटा। अब R12 किसके इक्वल है, R2 माइनस R1। R12 मोड में ही रहेगा, किसके इक्वल है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का, और ये स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लग गया, स्क्वायर। अब मेरे को वैल्यू पुट करनी है बेटा किसकी, R12 कैप की। R12 कैप की वैल्यू आपके सामने है, तो क्या लिखेंगे बेटा, R12 वेक्टर बाय R12 का मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म। ठीक है बेटा, इतना आया समझ में। अब दोबारा से मैं क्या करूंगा, R12 की वैल्यू पुट करूंगा। तो जब मैं दोबारा से R12 की वैल्यू पुट करूंगा, जो ऑलरेडी आपको पता है R2 माइनस R1, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू K एज इट इज, Q1 एज इट इज, Q2 भी एज इट इज, और ये वाली टर्म भी एज इट इज, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर। अब R12 किसके इक्वल है बेटा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय, अब R12 मैग्नीट्यूड में ही रहेगा, किसके इक्वल रहेगा, R12 की वैल्यू पुट कर दो, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। अगर आप चेक करो, देखो ये दोनों चीजें क्या है, सेम है। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर कुछ नहीं है, तो मतलब इसकी पावर 1 है। ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, समझ में आई बात। अब ये दोनों टर्म्स क्या है बेटा, मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर्स क्या हो जाएगी, इनकी ऐड हो जाएगी। पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड। तो मेरे पास जो F21 वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, K Q1 Q2 बाय, इन मल्टीप्लिकेशन देखो सेम है नीचे, और जो पावर है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो R2 माइनस R1 की पावर 3, और ऊपर क्या आएगा बेटा, R2 माइनस R1। तो ये आपके पास हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सिंपल। तो ये आपके पास आ गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये आया है F21। अब यहां पर F21 आने के बाद या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप लिख दो सिमिलरली। F21 निकालने के बाद सिमिलरली हमें क्या कैलकुलेट करना है, F12। या तो बेटा आपके पास ऑप्शन है इसी में हम 1 की जगह 2 कर देते हैं, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, F12। जैसे K एज इट इज लिख दिया, Q1 एज इट इज लिख दिया, और Q2 एज इट इज। अब जब हम F12 कैलकुलेट करेंगे तो R2 माइनस R1 की जगह आप क्या लिख दोगे, R1 माइनस R, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा, R1 माइनस R2 का।
तो ये आपके पास वेक्टर फॉर्म में हो गया, दोनों फोर्सेस आप किसमें लेके आ गए, वेक्टर फॉर्म। अगर आप दोनों को कंपेयर करो, दोनों इक्वेशंस को क्या करो, कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम लिखेंगे F21 इज इक्वल टू माइनस F12, यानी कि दिस इक्वेशन शोज दैट इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस शोज दैट कूलम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो कई बार पेपर में आता है शो दैट कि कूलम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो आपको कुछ नहीं, दोनों इक्वेशन को निकालने के बाद सिर्फ ये लिखना है, ऑन कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशंस F12 इज इक्वल टू माइनस F12। अच्छा, अब बात करते हैं ये कि F12 का ये एक्सप्रेशन कैसे आया। अगर आपको सॉल्व भी करके दिखाना है तो ये भी हम सॉल्व कर सकते हैं, F12 का एक्सप्रेशन किस तरीके से आता है। तो F12 का जो एक्सप्रेशन आता है वो किस तरीके से आता है वो हम देख लेंगे। F12 की वैल्यू किस तरीके से आती है वो आप देख लो, डायग्राम दोबारा बना लेते हैं एक बार। ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, यहाँ पर पहला पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पर दूसरा पोजीशन वेक्टर है, और इस चार्ज का नाम क्या है, इस चार्ज का नाम क्या है बेटा, Q1, इस चार्ज का नाम क्या था, Q2, ये पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर, और दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ये रहेगा। एक फोर्स लगेगी F21 और एक फोर्स लगेगी F12। ये वाली जो फोर्स थी उसका नाम क्या था बेटा, सेकंड पे लगी है फर्स्ट के द्वारा F21, और इस तरफ क्या आएगी F1। तो ये फोर्स क्या थी बेटा, F21 वेक्टर, और ये क्या थी F12 वेक्टर, ये फोर्स। अब कब R12 लेना है कब नहीं लेना वो आपको बताया गया था। अगर मैं बात करूं F21 सॉल्व करना है तो इस तरफ है तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरफ लेंगे, और इस वेक्टर का नाम हमने क्या रखा था, 1 से 2 की तरफ है तो ये हो गया R12 वेक्टर। तो ये F21 है तो हम R12 का यूज करते हैं। अगर मेरे को F12 कैलकुलेट करनी है, F12 फोर्स इस तरफ है, इस तरफ यानी कि 2 से 1 की तरफ, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा वो किस तरीके से बनेगा वो आपको पता होना चाहिए। इसके एकदम ऑपोजिट बन जाएगा। इसके ऑपोजिट कैसे, इस तरीके से। तो अब हम ये वाली वैल्यू लेंगे कितनी, R21। तो अगर आपको F12 सॉल्व ही करके दिखाना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो कैसे, ये है आपके पास R1 वेक्टर, ये आपके पास R2 वेक्टर है। अब आपको R12 नहीं लेना, क्या लेना है, R21 लेना है, क्योंकि आप कौन सी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, F12। और यहाँ पर अगर आप नेमिंग करोगे तो ये क्या आएगा, R1 वेक्टर, ये क्या आएगा बेटा, R2 वेक्टर, और इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अब आपके पास आएगा R21 वेक्टर। अगर मैं यहाँ पर अब ट्रायंगल सोल लगाऊं तो सेम ऑर्डर में देखो, ये वाला वेक्टर है और ये वाला वेक्टर है, तो सेम ऑर्डर में है। अगर मैं इसमें कौन सा लॉ लगाऊं, ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन, तो क्या आएगा बेटा, R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर, जो अपोजिट ऑर्डर है। वैल्यू यहाँ पर किसकी चाहिए होगी, R21 की। तो R21 की वैल्यू बताओ क्या आएगी, R21 की वैल्यू आएगी बेटा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। फिर हमें डेरिवेशन में R21 कैप की वैल्यू भी चाहिए। तो आपको पता है कोई भी वेक्टर R21 वेक्टर मान लो तो उसके पास दो चीजें होंगी, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से R21 कैप आपको अगर चाहिए होगा तो उसकी वैल्यूज क्या आएगी, मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में, तो हो जाएगा R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो ये दो चीजें आपको F12 कैलकुलेट करने में यूज होंगी। तो अगर मैं यहाँ पर F21 निकालता हूँ तो बहुत इजी रहेगा। देखो कैसे निकलता है F12,
F12 वेक्टर आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोर्स निकालनी है, फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी कि पहले मैं क्या लिखूंगा, इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा नीचे, फिर क्या लिखूंगा, इसकी डायरेक्शन, और ये F12 क्या है, कंप्लीट वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड क्या आएगा, K यानी कि 1/4 पहला चार्ज है Q1 Q2। डिस्टेंस आप बताओ कौन सा, डिस्टेंस R21 लोगे या R12। फोर्स F12 है बेटा, फोर्स F12 इस तरफ, तो इस तरफ वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है, 2 से 1 की तरफ, जो कि आपका R21। तो मैग्नीट्यूड लिखना है आपको, तो ये लिख दिया इसका मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर। साथ में क्या लिखनी है बेटा, डायरेक्शन। अगर R21 है तो डायरेक्शन यही होगी फोर्स की, F12 की डायरेक्शन यही है, यानी कि क्या जाएगा R21 का क्या है। अब वही काम करना है आपको, किसकी वैल्यू पुट करनी है, R21 की। R21 की वैल्यू पता है बेटा आपको, R1 माइनस R2। तो जब मैं यहाँ पर F12 को सॉल्व करता हूँ इज इक्वल टू K Q1 Q2, R21 को मैं क्या लिखूंगा बेटा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का स्क्वायर। अब क्या वैल्यू चाहिए, R21 कैप की, तो R21 कैप की वैल्यू ये रही आपके पास, क्या रहेगी, R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 का मैग्नीट्यूड, R21 का मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या करना है, दोबारा से R21 को हम पुट कर देंगे क्या, R1 माइनस R2, यानी कि इसको और इसको दोबारा से मेरे को पुट करना है। तो F12 किसके इक्वल आ गया, K Q1 Q2 बाय R1 माइनस R2 का स्क्वायर। R21 की वैल्यू क्या है बेटा, R21 की वैल्यू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, सिंपल ब्रैकेट में, अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड, R21 यानी कि सेम क्या, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। फिर देखो ये दोनों टर्म्स हैं, बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों का बेस सेम है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब, और ऊपर बच जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2। तो ये आपके पास F12 आई। या तो आप इसको सोल्व करके ऐसे दिखा सकते हो, या आप सिमिलरली, जैसे मैंने आपको बताया कि सिमिलरली लिख के आपको वो करना है। तो अगर मैं इसको यहाँ से इस तरीके से कॉपी करता हूँ और जो हमने डिराइव किया था वहां रखता हूँ, तो चेक करते हैं क्या हमारा जो रिजल्ट है वो सही आया। ये मैंने कहा था कि अगर मैं सिमिलरली पुट करता हूँ तो ये आएगा। अब जो मैंने सॉल्व किया है वो मैंने यहाँ पुट कर दिया, सॉल्व जो किया है मैंने यहाँ पुट कर दिया। चेक करो, F12 K Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और R1 वेक्टर माइनस R2 का क्यूब, तो बिल्कुल सही आपने डेरिवेशन करी। तो ये तो हो गया आपके पास कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और अगर आपको वो कहता है कि शो दैट कूलम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन, तो आपको ये पूरी डेरिवेशन करनी है और पहले F21 निकालो, F12 निकालो। सिमिलरली लिखने के बाद आपको क्या करना है, जहां 1 है वहां 2 पुट कर दो। अगर आपको लगता है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप क्या करोगे, आप दूसरा ट्राइंगल उठाओगे, वहां पर अगर पहले R21 था तो अब R12 का यूज करके आप क्या करोगे, कूलम्स लॉ को करोगे वेक्टर फॉर्म। और यहाँ पर जब आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो वो क्लियरली दिखता है कि वो दोनों क्या है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या कर रहे हैं, ओबे कर रहे हैं। ठीक है बेटा। अगर आपको ये भी जस्टिफाई करना है कि किस तरीके से प्रूव कर रहे हैं, तो वो भी आपको बता देते हैं कि आप कैसे मान सकते हो कि दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं इस इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले लूंगा, क्या कॉमन ले लूंगा, माइनस। तो अगर मैं इस इक्वेशन में से देखो क्या कॉमन ले लूंगा, माइनस। तो F21 क्या आ जाएगा, F21 आ जाएगा माइनस
K Q1 Q2 और इधर क्या जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगी, R1 वेक्टर माइनस R2 हो जाएगा, साइन चेंज हो गई, R2 प्लस का था माइनस का हो गया, R1 माइनस का था प्लस का हो गया, अपॉन में क्या जाएगा बेटा, इधर R1 माइनस में था तो ये प्लस में हो गया, R2 प्लस में था तो ये क्या होएगा माइनस में, R1 माइनस R2 का क्यूब। ये आ गया, F21 की वैल्यू ये आई है माइनस कॉमन लेने के बाद। और F12 क्या है, देखो यही वाली वैल्यू F12 है, क्या रही है F12 की वैल्यू, K Q1 Q2 क्या है बेटा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 का क्यूब मोड में, R1 वेक्टर माइनस R2 का मैग्नीट्यूड की पावर 3। तो अगर आपको डायरेक्टली नहीं लिखना तो अब आप क्लियरली देख सकते हो कि F21 और F12 की वैल्यू, F21 की वैल्यू कब है ये जब मैंने माइनस को कॉमन लिया। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, देखो सिर्फ किसका डिफरेंस है, माइनस का डिफरेंस है, k की जगह k है, Q1 Q2 Q1 Q2, R1 माइनस R2 R1 माइनस R2 R1 माइनस R2 इसका, तो अंतर सिर्फ किसका आ रहा है, इसका है। तो हम लिख सकते हैं कि जो F21 है वो किसके इक्वल है, माइनस, और ये पूरी वैल्यूज, ये पूरी वैल्यू देखो किसके इक्वल है, F12 के इक्वल है। तो F1, तो आप ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हो कि द फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है कौन सा, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब मैं इस लॉ को फटाफट समराइज कराता हूं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज आपका हो जाए। विद इन 2 मिनट्स हम इस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे, आपको समराइज कराता हूं। तो हमने क्या लिया, एक एक्स एक्सिस लिया और एक y एक्सिस लिया, यहाँ पर दो चार्ज अज्यूम करें बेटा, Q1 और Q2, उनका पोजीशन वेक्टर लिया हमने, क्या ले लिया बेटा, R1 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर, ये आपका ओरिजिन O था, ये x एक्सिस था और ये y एक्सिस था। यहाँ पर पॉइंट चार्ज क्या रखा था, Q1, यहाँ पर पॉइंट चार्ज क्या रखा था, Q2, और दोनों के बीच में क्या लिया था हमने, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितने यूज होंगे, ये आपके पास। अब दोनों क्या लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, फोर्स लगाएंगे, दो फोर्सेस थी। अब मुझे बताओ बेटा ये कौन सी फोर्स रहेगी, ये फोर्स रहेगी F21, ये वाली कौन सी रहेगी F12। इन फोर्सेस का नाम लिखा, ये फोर्सेस क्या थी, ये फोर्स क्या थी F21, ये क्या थी F12। अगर मैं F21 सॉल्व कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस तरीके से लगेगा वो आपको पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो लगेगा वो डायरेक्शन क्या होगी वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे बात करूं F21 इस तरफ है तो इधर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर लगेगा, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नाम क्या होगा, 1 से 2 की तरफ है तो ये क्या हो गया R12। तो यहाँ पर जब मैं ट्रायंगल सो लगाऊंगा तो क्या लगेगा, R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, R2 वेक्टर। और मेरे को डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी, दोनों के बीच का डिस्टेंस R12 की जरूरत पड़ेगी, तो R12 वेक्टर क्या आ जाएगा R2 माइनस R1। एक तो ये इक्वेशन की यूज पड़ेगी, दूसरा मेरे को R12 कैट की यूज पड़ेगी। तो कोई भी वेक्टर क्या होता है, R12 वेक्टर क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है बेटा, और क्या होती है उसकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन है R12 कैट। अगर मेरे को R12 कैट की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या आएगी बेटा, वो आएगी आपके पास R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। समराइज कर रहे हैं पूरी डेरिवेशन को। तो सबसे पहले अगर मैं क्या निकालता हूं F21, तो आपको पता होना चाहिए F21 क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड चार्ज इनटू फर्स्ट चार्ज। तो ये F21 कौन सी फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर क्वांटिटीज के पास दो चीजें होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कितना है फोर्स का, वो आपको कूलम्ब्स लॉ से पता है, K Q1 Q2 बटे डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है R12, मैग्नीट्यूड है तो क्या लिख दिया R12 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए क्या ले लिया R12 क्या। अब मेरे को वैल्यू किसकी पुट करनी है, R12 की। R12 की वैल्यू पता है R2 माइनस R1, तो हमारे पास आ जाता है K Q1 Q2 अपॉन R12 की वैल्यू क्या है बेटा, R12 की वैल्यू है R2 माइनस
R1 इसका स्क्वायर। R12 कैप की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता है, क्या आएगा R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दोबारा हम किसकी वैल्यू पुट करते हैं, R12 की। तो हमारे पास क्या बचता है कि Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन विद R12। R12 किसके इक्वल था बेटा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बाय R12 को फिर पुट कर दो मोड में, कितना आएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब बेसिस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो पावर्स क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है। पावर्स क्या हो जाती है, ऐड। तो हमारे पास क्या बचता है कि Q1 Q2 बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मैग्नीट्यूड में उसका क्यूब, और ऊपर क्या बच गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये हमारे पास आ गया F21 का वैल्यू। कौन सी फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। अगर आपको F12 लिखना है तो आप एक वर्ड लिखेंगे सिमिलरली, और उसके बाद F12 में जहां जहां R के पैर में 1 है वहां 2 कर दो, या आप उसको सोल्व करके दिखाओगे, लेंथी मेथड हो जाएगा K Q1 Q2, और इधर क्या आएगा बेटा R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन इधर क्या आएगा R1 माइनस R2 वेक्टर का क्यूब। तो ये आपके पास आ गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जब हम कूलम्स लॉ बेसिकली पढ़ा था तो वो आया था K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है क्यूब है, स्क्वायर की बजाय क्या आ गया क्यूब, स्क्वायर की बजाय क्या आ गया क्यूब आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, ये अभी भी क्या फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्यों कर रहा है, क्योंकि ऊपर एक और टर्म है R2 माइनस R1, एक टर्म ऊपर है और 3 टर्म नीचे है। तो कुल मिला के अगर आप देखो एक टर्म ऊपर है 3 नीचे है, तो नीचे कितनी बचेगी, 2 ही टर्म बचेंगी। तो अभी भी ये क्या फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो आप इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा कि जब हम कूलम्स लॉ स्टडी करते हैं वेक्टर फॉर्म में तो नीचे इनवर्स स्क्वायर के बजाय इनवर्स क्यूब आता है, ऐसा नहीं है, इनवर्स क्यूब आ रहा है, लेकिन अभी भी एक पूरी टर्म एज इट इज ऊपर है, ऊपर एक टर्म है, नीचे 3 टर्म है, तो जाहिर सी बात है नीचे कितनी टर्म बचेंगी, 2 टर्म। तो ये आपका कंप्लीट डिटेल्ड में हो गया आपका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और अगर आपको ये अच्छे से करना है तो कंडीशन एक ही है, आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। पहली क्या है, ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, अगर आपके पास 2 वेक्टर सेम ऑर्डर में है तो उनका रिजल्टेंट दिया जाएगा तीसरे वेक्टर से जो है R वेक्टर, और A वेक्टर प्लस B वेक्टर किसके इक्वल होता है, R वेक्टर। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए, जैसे हम वेक्टर क्वांटिटी है, हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, और फोर्स कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर। फोर्स के पास कितनी चीजें होती हैं, 2, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मान लो A वेक्टर मेरे पास एक कंप्लीट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोड में, और उसके डायरेक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, यूनिट वेक्टर। तो ये सही तरीका है। अगर यहाँ से A कैप निकलेगा तो ऐसे ही निकलेगा। तो हमने वेक्टर फॉर्म में जो करा है, तो आपको याद करना है कि आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है, फोर्स यानी कि F वेक्टर। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या लिखेंगे सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड, फिर क्या लिखी हमने उसकी डायरेक्शन। तो फोर्स मान लो F21 थी, मैग्नीट्यूड क्या था जो कूलम्स लॉ में पढ़ा है, K Q1 Q2, और जो हमें डिस्टेंस था R12 था या R21 था, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमने फोर्स 21 करी तो डिस्टेंस था आपके पास R12, क्या था डिस्टेंस R12, तो ये डिस्टेंस आ गया R12, ये इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये तो आ गया इसका मैग्नीट्यूड, क्या आ गया बेटा इसका मैग्नीट्यूड। अब क्या रहेगी डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या आएगी फोर्स की, फोर्स की डायरेक्शन वही होती है R12 कैप। तो ये आपके पास डायरेक्शन हो गई, ये इसका मैग्नीट्यूड, और ये कंप्लीट वेक्टर क्वांटिटी। तो दिस इज हाउ यू कैन इजीली सॉल्व कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और डेरिवेशन आ जाती है एग्जाम में। और दूसरी बात, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि शो दैट कूलम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मींस द फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, तो आपको यही डेरिवेशन करनी है। इसमें आप पहले F21 निकालो, फिर F12 निकालोगे, फिर दोनों को क्या करोगे, कंपेयर करोगे, आप माइनस कॉमन लेके ये शो कर सकते हो कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21 या F21 इज इक्वल टू माइनस F12। तो आपका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।